जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है मृदा, यानी कि भारत एवं विश्व के भूगोल से आज का हमारा टॉपिक है मृदा, यानी कि भारतीय मृदा से संबंधित जो प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए उनको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि IAS की, जिससे हम प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से होती है? यानी कि भारत में काली मृदा बनती है, जो कपासी मृदा बनती है, तो वो किससे बनती है? वो लावा के निर्माण से होती है, यानी कि बिदरी, फिसर, ज्वालामुखी चट्टान यानी कि लावा, इससे बनती है। तो दोस्तों ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता के रूप को प्रबल रूप से कम कर देती है। बिल्कुल गलत होगा। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनके उच्च अंश इसके जल धारण की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ना कि कम कर देते। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, तो एकदम सही है। जो गंधक चक्र होता है, इसमें मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत है। इसमें मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो गया। अगला है, कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसमें ये सही है कि कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ भूमियों के लवणी भवन को में योगदान कर सकती है, ये वाला सही है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, केवल 3 सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, यानी कि जल धारण क्षमता का घटता हुआ, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, घटता क्रम पूछा हुआ। तो पहला है मृत्तिका, जिसे किले बोलते हैं, किले, गाद, बालू। मृत्तिका, गाद, बालू, ये इनका घटता हुआ क्रम है। मृत्तिका, गाद, बालू, ये इनका क्या है? घटता हुआ क्रम है। याद रहेगा, पहले मृत्तिका आएगी, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जड़ोल मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो जड़ोल मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है, ये सब ज़्यादा कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये सब क्या होता है? इनमें कमी होती है, ना कि समृद्ध होती है। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, काली मृदा लोहे एवं चूने से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन से क्या होती है? बिल्कुल हीन होती है। जो काली मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता और जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता उसमें। अगला है, लेटराइट मृदा लोहो एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन नहीं होता, कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। तो दोस्तों इसमें 2 कथन सही हैं, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो किस मृदा के कण? तो ये होते हैं मृत्तिका जो किले बोलते हैं, इसे किले इसके क्या होते हैं? 0.002 मिमी से कम होते हैं कण इसके। याद रहेगा, मृत्तिका के। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, यानी कि कीट भक्षी पौधे होते हैं जो मृदा में उगते हैं, उसमें किसकी कमी रहती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी? नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी, तो याद रखना, दालों में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक अधिक पाई जाती है। तो दाल क्या है? लोबिया। तो लोबिया दाल है, तो इसमें सर्वाधिक होगी, क्योंकि जितनी भी दाल होती हैं उनमें एक जीव पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है क्या? नाइट्रोजन। तो लोबिया एक दाल है, तो इस पर ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि मृदा अपक्षय है भारत में, वो किससे
संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, ये मृदा अपक्षय से संबंधित नहीं। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये इसका मृदा से कोई लेना देना नहीं है, और ये वेदिका भी लेना नहीं है। लेकिन वनो उन्मूलन, अगर वन कट जाने से मृदा बह जाती है, अगर वन नहीं रहेंगे तो मृदा बहती है, तो मृदा का अपक्षय होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 20 में राइट होगा, केवल 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ के लिए होता है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, इस प्रकार इसका आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भारत में लैटेराइट मिट्टियाँ हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। किसकी? लाल और भूरे रंग की होती हैं। तो ये वाला कथन सही है कि ये लाल और भूरे रंग की होती हैं। अगला है, वे नाइट्रोजन और पोटाश से क्या होती हैं? नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। तो दोस्तों इसमें ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? ये नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध नहीं होती हैं। इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। कैसा? इसमें लोहा पाया जाएगा, लोहा और है एल्युमिनियम है, लोहा है, एल्युमिनियम है, आदि पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन और पोटाश कम पाया जाता है इसमें। तो इस प्रकार ये वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इनका विकास कहाँ कहाँ स्थित है? इनका विकास महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है, केरल है, ओडिशा है और कर्नाटक है। इन राज्यों में इसका विस्तार अधिक है, यानी कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, इन राज्यों में अधिक है। इन मिट्टियों में टेपिकियो और काजू की अच्छी उपज होती है। तो याद रहे, टेपियोको और काजू की अच्छी उपज होती है किसमें? लैटेराइट मिट्टी में। तो दोस्तों इसमें 1 और 4 कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखना, ये साधारणतः लाल भूरे रंग की होती हैं। इनमें नाइट्रोजन और पोटाश की कमी पाई जाती है। क्या? कम पाए जाते हैं ये। इनमें लोहा अच्छी मात्रा में होता है, और ये महाराष्ट्र, केरल के मालाबार तट और ओडिशा और कर्नाटक राज्य में इनका विकास है मिट्टी का, और इस मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अगला प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल को वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव होगा? तो सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव होगा? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, यानी कि यह कुछ मृदा को अपारगम्य बना देता है, ये इसका प्रभाव होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो मृदा संरक्षण की ये 4 विधि दे रखी। तो दोस्तों पहला है सस्यावर्तन, यानी कि फसलों का हेरफेर। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम फसलों को बार बार बदल कर करेंगे, यानी कि एक ही फसल बार बार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जिसमें मृदा की उर्वरकता घटेगी नहीं, एकदम इसकी उर्वरता घटेगी नहीं। दूसरा है बालू की बाढ़। तो बालू की बाढ़ ये तो पानी से संबंधित है, जब पानी आता है तभी तो बालू आएगी, उसमें बाढ़ आएगा, तो ये मृदा संरक्षण से संबंधित नहीं है। जब बालू बहेगी तो वो मृदा अपरदन का पार्ट हो जाएगा। अगला है वेदिका निर्माण, यानी कि टेरेसिंग, ये भी इसका भाग है। और वायु रोध, वायु से मृदा होती है। अगर वायु को रोक दी जाए तो वायु को रोक दिया जाए तो मृदा का संरक्षण हो जाएगा। तो दोस्तों 1, 3, 4 ऑप्शन इसमें सही है। तो इसके कूट देख लेते हैं। ये इसके कूट दे रखे हैं, तो 1, 3, 4 ये एकदम सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो लाल मिट्टी है, भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। क्या है? फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। याद रहेगा, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है जिससे कि लाल मिट्टी लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न है,
भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। क्या है? प्रतिशतता कम है। पश्चिम बंगाल जो है उसकी तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता क्या है? बिल्कुल कम है। तो दोस्तों एकदम सही है, इसकी क्या है? प्रतिशतता कम है। अगला है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। अधिकांश इसकी मृदा किस प्रकार की है? तो ये अधिकांश इसकी मृदा काली मृदा है। क्या है? काली मृदा है, ना कि मखरला। काली मृदा है अधिकांश, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। केवल एक सही है किंतु आर गलत है। अगला है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, काली जो मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो एकदम सही है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो काली मिट्टी होती है ये किससे बनती है? तो ये बनती है ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है, यानी कि लावा से बनती है। तो इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है और जैव पदार्थ नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये गर्म लावा निकलता है। तो गर्म लावे में जैव पदार्थों का होना संभव ही नहीं है। तो नाइट्रोजन जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि प्रचुर मात्रा में। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी सी ऑप्शन होगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, यानी कि जो सूक्ष्म तत्व है उसकी क्या कमी है? वो है जस्ता की भारत में कमी है। याद रहेगा, जस्ता की भारत में कमी है। भारतीय मृदा में जस्ता की कमी है। अगला प्रश्न है, कथन है कि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों? हिमालय की मिट्टी होती है उसमें जैव पदार्थों, यानी कि जो पेड़ पौधे हों वो गिरते तो हैं लेकिन सड़ नहीं पाते। तो उसमें जो ह्यूमस है वो प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। लेकिन यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की है। कैसी है? ये मिट्टी अम्लीय प्रकार की है। हिमालय की मिट्टी अम्लीय प्रकार की है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो दोस्तों एकदम सही है, हिमालय में वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसमें आर सही है और ए गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 18 प्रश्न जो हमने इसमें पूरे कर लिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।